28 जुलाई सन 2018 ये वो दिन था जब देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के ख्याति प्राप्त संस्थानों में एक और नाम जुड़ा। वो नाम था श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर। ये वो नाम है जो क्षेत्र के लोगों को गौरवान्वित करता है। क्योंकि बुंदेलखंड की गिनती पिछड़े क्षेत्रों में आती थी, लेकिन बुंदेलखंड के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा और रोजगार के अवसर देकर बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने का काम श्री कृष्णा विश्वविद्यालय लगातार कर रहा है। हम सबको गौरवान्वित करने और क्षेत्र में शिक्षा के विकास की नींव रखने का श्रेय जाता है विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलाधिपति माननीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी और चेयरमैन माननीय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को। आप दोनों ने अपनी मिट्टी और अपने क्षेत्र के विकास का संकल्प लेकर इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की और आप दोनों के कठिन परिश्रम से विश्वविद्यालय ने अनेकों सम्मान और सफलताएं भी प्राप्त की। विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष में ही लगभग 3500 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देकर शिक्षा दी और ये आंकड़ा निरंतर बढ़ता ही गया और आज विश्वविद्यालय के तीसरे वर्ष में लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में साथ रहा हमारे अनुभवी शिक्षाविदों और कर्मचारियों का, जिनकी मेहनत से आज विश्वविद्यालय इस मुकाम पर है। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आप सभी विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की मेहनत और लगन के लिए आप सभी को कोटि कोटि आभार, धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के इस खास प्रोग्राम स्वदेश विशेष में। स्वदेश विशेष में हम आपको रूबरू करवाते हैं उन खास लोगों से जिन्होंने विशेष सोच के कारण विशेष काम किए हैं। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे ही विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी। जी हाँ, आप श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर के चेयरमैन हैं। आप काफी लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे, जिसके बाद शिक्षा जगत की ओर रुख किया। बता दें कि प्रदेश में लगभग 14 जिलों में आपके 50 से भी अधिक शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। वहीं अगर बात की जाए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की, तो आपको बता दें कि श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को 2018 में आपने शुरू किया। आपको बता दें कि श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के साथ साथ आपके 14 जिलों में 50 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 2018 में की गई ये शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और रोजगार उन्मुखी ये जो शुरुआत की गई थी, उसमें आपके प्रयास निरंतर जारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी सर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप पत्रकारिता से भी जुड़ रहे हैं, काफी लंबा समय आपने इस क्षेत्र में दिया है, तो आपको ये विचार कैसे आया, ये पत्रकारिता से रुख आपने शिक्षा जगत की ओर कैसे किया? सर धन्यवाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम हर क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में यदि बच्चा जाता है तो अकेला मेडिकल को पढ़ता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चा जाता है तो इंजीनियरिंग को पढ़ता है। पत्रकारिता ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छात्र को चहुंमुखी और सारे क्षेत्रों के बारे में छोटी छोटी जानकारी, चाहे वो कानून के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रदान की जाती है। माखनलाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता करने के बाद मैं काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर कई न्यूज़ चैनल और अखबारों में मैंने काम किया। काम करने के साथ मुझे महसूस हुआ कि हम समाज को शिक्षा से ही बदल सकते हैं, क्योंकि यदि समाज शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पर हम एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सन 2004 में मेरे बड़े भाई डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम, जो एक बुंदेलखंड के जाने माने बहुत अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो अपने आप में एक बुंदेलखंड में केमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा नाम स्थापित किया और कई बहुत सारे बच्चों को उन्होंने डॉक्टर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ट्यूशन दिया
और उनके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं आज बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनियों में, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और अपना कैरियर स्थापित कर चुके हैं। जब मेरा पत्रकारिता का दौर चल रहा था तब उनका शिक्षा का दौर चल रहा था। उस समय 2005 में मैं और मेरे बड़े भाई दोनों ने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। इसी सोच के साथ 2005 में हमने अपना पहला कॉलेज स्थापित किया, श्री कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय। उसके बाद क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा लगा कि हम मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जहां कॉलेज नहीं थे, जहां पर शिक्षा की बहुत अधिक डिमांड थी, जहां अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी। उन क्षेत्रों को चिन्हित कर उन क्षेत्रों पर हमने महाविद्यालय स्थापित किए। जैसे सुदूर निमाड़ में बड़वानी, ट्राइबल एरिया में धार, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जहां पर कृषि के अलावा कोई और दूसरा संसाधन नहीं है। हमें लगा न तो यहाँ इंडस्ट्री है, शिक्षा और स्वास्थ्य दूर दूर तक, करीब 200 किलोमीटर तक कोई बहुत अच्छा शैक्षिक संस्थान यहाँ पर नहीं है। इसी सोच के साथ हमने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारिता से विमुख होकर पत्रकारिता को छोड़ा नहीं, क्योंकि पत्रकारिता जब व्यक्ति कर लेता है तो पत्रकारिता उसके जहन में समा जाती है और वो कभी उससे अलग हो ही नहीं पाता। तो पत्रकारिता को मैं अपने साथ लिए रहा और पत्रकारिता को साथ लेकर के मैंने शिक्षा के क्षेत्र में एक शुरुआत की। वर्ष 2018 में हमने श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना की। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे एक छोटी सी सोच ये थी। हमारे मध्य प्रदेश में जब मैंने विश्वविद्यालय खोला तब लगभग 32 विश्वविद्यालय निजी के स्थापित हो चुके थे। मेरा 33वां विश्वविद्यालय था निजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में। सभी विश्वविद्यालय जो थे वो या तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, महानगरों में थे। और जो हमारे मध्य प्रदेश में बाहर से इन्वेस्टर आ रहे थे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट हो रही थी, उन लोगों का जो सबका रुख था वो मात्र महानगरों की तरफ था। क्योंकि मैं बहुत रूरल क्षेत्र से आता हूँ, छतरपुर ने हमको सब कुछ दिया, तो हमको लगा कि हमारे छतरपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी सुविधाएं हैं जो व्यक्ति की आधारभूत मूल सुविधाएं होती हैं। यदि हम समाज को शिक्षित कर देंगे तो निश्चित रूप से जो एक समाज है वो हमारा वो आत्मनिर्भर और अपने आप बढ़ जाएगा। मेरा मानना है कि शिक्षा से ही समाज की दिशा एवं दशा दोनों बदली जा सकती हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में लेकर के वर्ष 2018 में मैंने छतरपुर जैसी छोटी जगह पर एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आप हमारे सब छतरपुर के सहयोगियों की मदद से और छतरपुर की स्टूडेंट के सहयोग से पहली साल में ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अधिक प्रवेश भी हुए और अच्छे खासे इनरोलमेंट के साथ मध्य प्रदेश का जीएआर बढ़ाने में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय ने सहयोग किया और छतरपुर को एक शिक्षा की और अच्छी शिक्षा देने की विशेष रूप से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। बिल्कुल सर, ये जो अच्छी सोच के साथ जो शुरुआत की है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है अगर किसी काम के पीछे नेक शुरुआत और नेक विचार हो तो उस काम को सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और वाकई जिस तरह से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को हम देखें तो वाकई लगता है कि बहुत अच्छी पहल, क्योंकि उस क्षेत्र के लिए जहां से आप आते हैं, जिस तरह आपने भी बताया, और ऐसे क्षेत्र के लिए काम करना वाकई अपने आप में गौरवान्वित करता है कि हम उस क्षेत्र से आकर उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की, तो आगे के लिए आपका क्या विजन है? आप किस विजन के साथ श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को छतरपुर में और आगे और ऊंचाइयों पर बढ़ाना चाहते हैं सर? श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। 2020 से हमारा कोरोना काल आ गया। कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय को जो मुकाम हासिल कर पाने चाहिए थे, छात्रों को जिस प्रकार की शिक्षा हमें देनी चाहिए थी, वो हम नहीं दे पाए। क्योंकि कोरोना काल में न तो कक्षाएं लग पाईं, परीक्षाएं भी ओपन बुक पद्धति से मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार कराई गईं। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत कारगर हुई नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन में फिर भी लोग जुड़े रहे, पढ़ते रहे, शिक्षा का नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने टेक्नोलॉजी सीखी और एक अच्छी टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के साथ अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ।
लेकिन जिस सोच के साथ हमने अभी विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी, इस कोरोना काल में हम अपने उस सोच को पूरा नहीं कर पाए। यदि कोरोना काल अभी समाप्त होता है और तीसरी लहर नहीं आती है भगवान की कृपा से, और हम सब लोग अवेयर रहते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं और वैक्सीनेटेड हो जाते हैं सभी लोग, तो निश्चित तौर पर इस तीसरी लहर से हम बच पाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने एक मुहिम चलाई हुई है, और अच्छी शिक्षा, रोजगार उन्मुखी शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाली शिक्षा, उस दिशा में हम अच्छा कार्य करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का जो काल रहा है और अभी भी है, तीसरी लहर की आशंका है, बड़ी परेशानी है लोगों को, हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का भी, चाहे हम स्कूल की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की बात करें या फिर हायर एजुकेशन की बात करें, बहुत नुकसान ऐसे में लोगों का हुआ है। तो अब आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? एक तो मध्य प्रदेश में अगर शिक्षा के स्तर की हम बात करें और सिनेरियो की बात करें, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है स्टूडेंट्स की अब? देखिए मैम, मैं उस सोच के साथ चलता हूँ जिस सोच को लेकर के माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी भाई साहब, आपदा में भी अवसर ढूंढना चाहिए। आपदा आई थी, आपदा को हम सब ने महसूस किया है। प्रथम लहर, द्वितीय लहर को सबने झेला है, सब डरे हुए हैं, लेकिन इस आपदा में एक अवसर भी निकल के आया, और हमें हमेशा पॉजिटिव की ओर चलना चाहिए। और इस पॉजिटिव वेव में हमने आपदा में ये अवसर देखा कि आज हम टेक्नोलॉजी के रूप में, जहां भारत को बहुत पिछड़ा महसूस करते थे, आज हम अग्रणी रूप में आगे खड़े हुए हैं। हमारे चाहे स्कूल के बच्चे हों, यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हों, वर्क फ्रॉम काम जो कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति हों, ऐसे लोगों ने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके शिक्षा को भी आगे बढ़ाया है, काम भी वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है, और शासन के नियमों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य हमारे शासन के द्वारा किए गए हैं। रही बात स्कूल एजुकेशन और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनको चूंकि अभी मौका है, मौका गया नहीं है। यदि हमारी सबकी अवेयरनेस से और हमारे सबके प्रयासों से कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है और सभी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से संचालित होते हैं, विद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो इस भरपाई को पूरा करेंगे, और इस भरपाई को पूरा करने में शासन पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उम्मीद यही है कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए, जिससे अभी तक जो नुकसान हुआ है अब आगे और ना हो। और इसी बात के साथ एक आखिरी सवाल आपसे ये भी कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप, और क्या कुछ उसके फायदे आपको नजर आते हैं कि जो छात्रों को हो सकते हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति अभी तक ये शायद तीसरी शिक्षा नीति है भारत देश में जो लागू हुई है। अभी तक हम देखें तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को पढ़ रहे थे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से और शिक्षाविदों की मदद से नई शिक्षा नीति का गठन किया गया है। नई शिक्षा नीति से निश्चित रूप से हमारे भारत देश में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह शिक्षा नीति 100% रोजगार उन्मुखी शिक्षा नीति है। इसमें हम आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें बताना चाहेंगे। हम पहले की शिक्षा नीतियों में क्या करते थे, 12th करने के बाद आए हुए हैं, और हमने यदि आर्ट से किया है तो आर्ट की साइड पकड़ पाएंगे, मैथ से किया है तो मैथ वाली साइंस से किया है तो साइंस वाली साइड ही जाएंगे। हमारे हाथ बंधे हुए थे। नई शिक्षा नीति ने हमारे हाथ खोल दिए हैं। बच्चा है, 12वीं के बाद आया है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, आर्ट्स के साथ साइंस पढ़ना चाहता है, साइंस के साथ मैथ पढ़ना चाहता है, वो एनसीसी करना चाहता है, एनएसएस में जाना चाहता है, म्यूजिक करना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। इसके बाद उसमें नई शिक्षा नीति ने एक और बहुत बढ़िया काम किया है, जिसमें ग्रेजुएशन में 4 भागों में किया है। यदि प्रथम वर्ष व्यक्ति पढ़ता है, अभी तक क्या होता था, प्रथम वर्ष पढ़ने के बाद यदि वो गया तो उसकी डिग्री बेकार हो गई। उसको कहीं भी फिर पढ़ना है तो फिर से वो प्रथम वर्ष पढ़े या उसी विद्यालय में जाए, उसी विश्वविद्यालय से पढ़े। आपने प्रथम वर्ष पढ़ा, प्रथम वर्ष में आपको क्रेडिट मिलेगी और वो क्रेडिट आपकी क्रेडिट बैंक के रूप में सुरक्षित हो गई, और प्रथम वर्ष पढ़ने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट की डिग्री मिल गई।
आपको कुछ समय गैप करना है, आप कहीं और से सेकेंड ईयर करना चाहते हैं, तो जो क्रेडिट आपने अर्न किए हुए हैं वो क्रेडिट आपके सेकेंड ईयर में जुड़ जाएंगे। टोटल जो सिनेरियो है बैचलर डिग्री का वो 160 क्रेडिट का है। 40-40-40 की प्रत्येक वर्ष क्रेडिट बांटी गई है। सेकेंड ईयर में 40 क्रेडिट उसको फिर मिल जाएंगी। सेकेंड ईयर यदि वो करता है तो उसको डिप्लोमा पाठ्यक्रम मिलेगा। यदि वो 3 साल करता है तो उसको बैचलर मिलेगा, और यदि वो 4 साल करता है तो बैचलर विथ रिसर्च उसको डिग्री मिलेगी। नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है। रिसर्च को बढ़ावा देने के पीछे एक ही उद्देश्य है, जब बच्चा रिसर्च करेगा तो नई खोज होगी, नई खोज होगी तो नई खोज के साथ भारत एक नई दिशा में अग्रसर होगा और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बातें कही आपने, क्योंकि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा से बात करते आए हैं, और आज के बच्चों की अगर हम देखें तो वो छोटेपन से ही कई तरह के सपने लेकर अपनी आंखों में आगे बढ़ते हैं कि हमें ये बनना है, और क्यों उनके सपनों में इस तरह से रुकावट डाली जाए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के भविष्य होते हैं बच्चे, और जब वो शुरुआत से ही एक सपना लेकर, और उनके एक सपने में कई तरह के सपने जुड़े होते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, और जिसमें आप बहुत ही सराहनीय योगदान सर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जी सर, तो इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद थे, हमारे साथ आज जुड़े थे डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम, जिन्हें आपने सुना, जिनके अच्छे विचारों को आपने सुना कि किस तरह से अब वो शिक्षा जगत में पत्रकारिता के साथ साथ अपना जुनून उन्होंने नहीं छोड़ा, और उसके साथ साथ एक अच्छा काम और एक अच्छी पहल उन्होंने शुरुआत की। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।